सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरव की पाठशाला. हेलो टू एवरीबडी, टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 10th क्लास. सो मैं वापस आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूँ पावर शेयरिंग का. लास्ट लेक्चर में हमने वो 4 चेंजेस को जाना था जब सिन्हाला ने अपनी सुप्रीमेसी को दिखाते हुए 4 चेंजेस लेकर आए थे श्रीलंका में. आई विल टेल यू अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसके तहत सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. दूसरा, सिन्हाला जो सिन्हालीज थे लोग, जो उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता था गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशन में. तमिल्स को नहीं दिया जाता था. नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया कि बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर किया जाना चाहिए. जितने भी सारे के सारे गवर्नमेंट ने ये मेजर्स लिए थे उन सब से एक ही चीज़ शो होती थी कि श्रीलंकन तमिल्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है. एंड दे वर फीलिंग एलिनेटेड. एलिनेटेड का मतलब होता है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम तो इस कंट्री से जैसे मानो बिलोंग ही नहीं करते जिस तरह से हमारे साथ ये बिहेव कर रहे हैं. सो अब तमिल्स का क्या रिएक्शन था. उन्हें लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स की है वो सेंसिटिव ही नहीं है हमारे लैंग्वेज और हमारे कल्चर को लेकर, वो सोच ही नहीं रहे हैं. तो उन्होंने कहा, एक तो हमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वहाँ हम इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं. इवन हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है जॉब्स की बात करें तो. अब श्रीलंकन तमिल्स ने इसके चलते कुछ पार्टीज़ लॉन्च की और स्ट्रगल्स भी इन्होंने लॉन्च की. वो क्या थी, इन्होंने कहा कि भाई तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो और उन रीजन्स में बेसिकली जहाँ पर हमारा रीजन है हमें उस रीजन की ऑटोनॉमी दे दो. आप हो जहाँ पर आप रहो, जो रीजन हमारे अंडर आता है एटलीस्ट वहाँ पर तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. अगर वो जॉब की बात करो या यूनिवर्सिटी में पोजीशंस की बात करें. इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो रिलेशन थे सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में वो लंबे समय तक तनाव दोनों में बना हुआ था. तो जो डिमांड थी ऑटोनॉमी को लेकर वो कहीं ना कहीं तमिल वालों को रैपिडेटली डिनाई कर रहे थे. बेसिकली सिन्हालाज जो थी कम्युनिटी थी ये बार बार लगातार उनके डिमांड्स को मना कर रहे थे. 1980s में क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई जिसके चलते उन्होंने डिमांड किए कि इंडिपेंडेंट तमिल एलाम मीन्स स्टेट. कहते हैं हमें नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट जो श्रीलंका का है वहाँ एक तमिल स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो. आप जिस तरह से रहना है आप रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो हम तमिल वालों को. दोनों के बीच में ये सब कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रस्ट चलता रहा जिसका अंत एक सिविल वॉर में हुआ. आगे चल के आपको बताएंगे सिविल वॉर क्या होती है. इस लड़ाई में हज़ारों लोग मारे गए और बहुत से लोग रिफ्यूजीज़ भी हो गए. अब ना रिफ्यूजीज़ कौन लोग होते हैं, देखो हुआ क्या, जिसको जहाँ पर जगह मिली जब वो बेघर हो गए तो कुछ लोग सिन्हाला वाले एरिया में चले गए और कुछ लोग सिन्हाला वाले तमिल एरिया में आ गए. बहुत लॉस हुआ, सोशल लॉस, कल्चरल, इकोनॉमिक लॉस कंट्री का. ये सिविल वॉर 2009 में जाकर ख़त्म हुई. नौ पढ़ते हैं कि सिविल वॉर क्या होता है. सिविल वॉर का मतलब होता है एक बहुत ही भयानक कॉन्फ्लिक्ट दो ग्रुप्स के बीच में जब हो, और कंट्री के बीच में जब 2 ग्रुप्स बन जाते हैं उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो इतना इंटेंस हो जाए कि वो वॉर की शेप ले ले. या फिर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को बताएं तो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपेयर्स लाइक अ वॉर. सुनाओ, हम अपने अगले टॉपिक में ये जानेंगे कि एक इंटरेस्टिंग बात. पहले तो कहते हैं कि जब 1970 और 1993 के बीच में ना बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 दफ़ा चेंजेस आए थे. चेंजेस का आना कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में अमेंडमेंट भी कहलाता है. कहते हैं कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है उसे अमेंडमेंट कहा जाता है. ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि वहाँ पर भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करने वाले लोग रहते थे. फ्रेंच स्पीकर्स थे, डच स्पीकर्स थे, तो वो पीसफुली रह सके. तो उन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड किया जो हमने एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल में पढ़ा था. अगर आपको वो नहीं आप भूल चुका है तो आप जाके उसको
फर्स्ट पार्ट में देख लें इस चैप्टर के, आपको उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने इन दो स्टोरीज से क्या सीखा, चाहे वो स्टोरी बेल्जियम की हो या वो श्रीलंका की हो। देखिए, बोथ द कंट्रीज़ आर डेमोक्रेसी। अगर बात करें डेमोक्रेसी की तो दोनों कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी थी। बट क्वेश्चन क्या है, बट द डिऑल्ट विद द, देखो प्रॉब्लम ये कि क्या पावर शेयरिंग की जो दिक्कत थी वो दोनों कंट्रीज़ में अलग अलग थी। देखो, बेल्जियम में इतनी दिक्कत नहीं थी, वो ईजिली मान चुके थे, बट श्रीलंका में अभी भी प्रॉब्लम हो रही थी एंड स्टिल गोज़ ऑन। वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रही बिकॉज वो दो ग्रुप्स पीसफुली रहना चाहते नहीं थे। बेल्जियम में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला कर 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए वो 1970 से लेकर 1993 के बीच में, जिसके चलते वो पीसफुली रहना सीख गए कि किस तरह से पीसफुल रहना। ना आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानते हैं। बेल्जियम में लीडर्स ने रियलाइज़ किया जो यूनिटी है कंट्री की, ये तभी पॉसिबल होगी भाई साहब जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर भाई वो दूसरी कम्युनिटी का है या दूसरे रीजन से बिलोंग करता है, हम उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो हम मिलजुल कर नहीं रह सकते। जिसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने म्यूचुअली एक्सेप्ट किया अरेंजमेंट्स कि हम भाई मिलकर पावर्स को शेयर करेंगे। आप नीचे देख भी सकते हैं फ्लैग्स दो कंट्रीज़ के, जो दो कम्युनिटीज़ थी, सॉरी नॉट कंट्रीज़। और अगर मैं आगे जाऊं तो श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। श्रीलंका की एग्जाम्पल थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी कंट्रास्टिंग थी, बिकॉज इसमें ये दिखाया गया जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो फोर्सफुली डोमिनेट कर रही थी और वो मना कर रही थी लगातार कि भाई मैं नहीं करने वाली पावर को शेयर। जैसे कि हमने बोला, सिन्हाला कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से दे वर डिनाइंग दैट वी डू नॉट शेयर पावर विद द तमिल स्पीकर्स एज वीर इन द मेजॉरिटी। हमने मेजोरिटेरियनिज्म में पढ़ा कि वो जो चाह रहे थे अपने तरीके से कर रहे थे, ठीक है। तो इससे कंट्री में यूनिटी कहाँ रहेगी? ओके, तभी तो श्रीलंकन तमिल्स को एलियनेशन फील हुआ और उन्होंने रिएक्ट किया उन सब चीज़ों पर। इसके चलते बहुत सारी स्ट्रगल मूवमेंट हुई और अंत उसका सिविल वॉर हुआ, एज ए टोल्ड यू अर्लियर। ना आगे बढ़ते हैं कि भाई पावर शेयरिंग करनी ही क्यों है, क्यों डिज़ायरेबल है। काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, या राइट 2 पॉइंट्स वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। आप पहला रीज़न लिखेंगे, बेसिकली 2 डिफरेंट रीजंस हैं कि भाई पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। पहला रीज़न हो गया इसका प्रूडेंशियल रीज़न। अब प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब कह रहा कि पावर शेयरिंग की वजह से बेटर रिजल्ट्स आते हैं, बेटर आउटकम्स आते हैं। कैसे? पावर शेयरिंग हेल्प करती है कि जितना कम कॉन्फ्लिक्ट हो दो सोशल ग्रुप्स में। देखिए, आप पावर को दोनों कम्युनिटीज़ अगर बराबर शेयर कर रहे हो पावर्स को, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पावर शेयरिंग अच्छा तरीका है कि पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। दूसरा, मेजॉरिटी कभी भी माइनॉरिटी के साथ इनजस्टिस नहीं करेगा, जिसके चलते मेजॉरिटी वाला जो है वो अपनी मनमानी ना करे। इसलिए प्रूडेंशियल रीज़न का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, वाई मॉरल रीज़न एम्फसाइज करता है कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। बस पावर शेयरिंग जो है स्पिरिट है डेमोक्रेसी। अगर कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो भाई वहाँ पर पावर शेयरिंग होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक रूल में शेयरिंग पावर उनके साथ होनी चाहिए। देखो, पावर शेयरिंग से लोगों की लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है, तो पावर्स मस्ट बी शेयर। लोगों के पास राइट होता है कि वो कंसल्ट करें कि उन्हें किस तरह से गवर्न किया जाना चाहिए। एक ऐसी गवर्नमेंट भी बनाओ, ठीक है, इज़ वन लेजिटिमेट गवर्नमेंट माय मिस्टेक, मैं रिपीट करता हूँ। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट होती है? इज़ वन जहाँ पर सिटीज़न पार्टिसिपेशन के थ्रू उस सिस्टम का पार्ट बन सके, उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। देखिए, एक ही क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछा जाता है बहुत दफ़ा। 80% चांसेस होते हैं कि इस सवाल को पक्का पूछते हैं जब भी इस चैप्टर का नाम आता है। वो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो देखिए, क्या फॉर्म्स हैं, वो 4 फॉर्म्स हैं, हम पढ़ेंगे अभी आज ही, जानते हैं इसमें। देखिए, पावर शेयरिंग को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर,
ठीक है। उसके बाद वर्टिकल या फेडरल भी बोल देते हैं। थर्ड इज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड फोर्थ वन इज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आइए जानते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल मतलब एक के नीचे दूसरा तीसरा, मतलब एक ही लाइन में, सॉरी इन वन लाइन, एक ही लाइन में तीनों के तीनों का होना। देखिए पावर जो है कहता है हर ऑर्गन, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है और सबके पास पावर शेयर्ड है। चाहे वो लेजिस्लेचर है, दैट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है जो लॉ को एग्जीक्यूट करवाती है, या वो जुडिशरी है जो लॉ को वायलेट होने से रोकती है। ये 3 बॉडीज़ हैं, ठीक है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। कहते हैं कि ये लो करता है गवर्नमेंट को कि वो सेम लेवल पर डिफरेंट पावर्स का यूज़ कर सके, ठीक है। इससे पावर्स आपस में बैलेंस रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल पावर शेयरिंग, जो पावर शेयरिंग है वो शेयर होती है डिफरेंट लेवल्स पर। हेयर आई शो यू विद अ डायग्राम, विद अ चार्ट, जहाँ पर आप देखोगे कि ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है। एक हायरार्की में, एक हायरार्किकल ऑर्डर में पहले यूनियन गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट आ गई और लोकल गवर्नमेंट आ गई। वेट मैंने आपको पहले बताया था कि वर्टिकल को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, फेडरल कोई आपसे पूछेगा कि डिफाइन फेडरल गवर्नमेंट, आप लिख सकते हो कि एक ऐसी जनरल गवर्नमेंट जहाँ पर जो इंटायर कंट्री है उसको फेडरल कहा जाता है। मतलब इंडिया को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं क्योंकि जो पावर्स है वो डिवाइडेड है यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। इसलिए इंडिया को एक फेडरल कंट्री भी बोला जाता है। नाउ लोकल गवर्नमेंट भी अब 2 तरह की है। एक होती है म्यूनसिपैलिटी जो आपको शहरों में देखने को मिलेगी, एक होती है पंचायत। म्यूनसिपैलिटी की भी अब एक होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देखिए बड़ी बड़ी सिटीज़ में होती है आपकी कॉरपोरेशंस होती हैं, छोटी छोटी म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी भी जिसको हम बोलते हैं, और नगर पंचायत। अब अगर पंचायत की बात करो तो पंचायत भी आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत, विलेज को और विलेज पंचायत, ठीक है। ये लेवल्स हैं हाउ पावर्स कैन बी डिवाइडेड, ठीक है ना, कैसा, वर्टिकली एट डिफरेंट लेवल्स। तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर में इंडिया में 3 टायर ऑफ डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा, 2 के बदले 3 है, क्योंकि एज पर द 73rd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायती राज सिस्टम इंडिया में आया था तब, और जिसके चलते 3 टायर सिस्टम बना, ठीक है ना। इसमें पंचायती राज भी आपका ऐड हुआ। जैसे आपको देखने को दिख रहा होगा यहाँ पर एक और पाई चार्ट वर्टिकल करके मैंने लिखा है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर यूनियन, स्टेट और लोकल तीनों आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट मेन हो गया, उसमें 3 उसके आगे नीचे आ गए, ठीक है। तो कैसे सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर होती हैं, कह रहा है पावर शेयर हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। जैसे मान लो वो रिलीजियस ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट की दे दो ना, जो बेल्जियम में हम पढ़ के आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि भाई वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जो लैंग्वेज वगैरह में देख रही थी कल जब मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल बता रहा था। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता भी है, ठीक है। और अब एग्जांपल और दे सकते हो कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं असेंबलीज और पार्लियामेंट में कंट्री की, क्योंकि पावर्स इक्वली शेयर हों लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पर, ठीक है ना, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी एक फेयर चांस मिले। देखो अनफेयर ना हो, अब देखो पावर शेयरिंग का मतलब ये है कि किसी के साथ अनफेयर ना हो, किसी के साथ ऐसा ना हो कि जैसे श्रीलंका की तरह ना हो। सो पावर्स मस्ट बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट रिलीजियस कह लो, आप सोशल ग्रुप्स कह लो, लिंग्विस्टिक कह लो। देखो सोशल ग्रुप्स में आपके लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो भी सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज। आपको ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी देखने को मिलेंगे, प्रेशर ग्रुप्स में भी मिलेंगे और मूवमेंट्स में भी मिलेंगे। कई तरह की मूवमेंट्स चल रही होते हैं, जैसे देखो नो मोर करप्शन, ये बहुत ये मूवमेंट ही तो है। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं उनको फ्रीडम होती है कि वो वेरियस कंटेंडर्स को पावर में लाएं या वो दिखाएं, वो शो करें। देखिए अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में पावर्स कैसे शेयर होती हैं। देखो आजकल की कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो कंपटीशन है डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में, वो यही शो करता है कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। आज मान लो किसी की गवर्नमेंट है, कल उसकी नहीं भी होगी, ठीक है ना। तो इसी के चलते मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। कोलिशन गवर्नमेंट ये होती है कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पॉलिटिकल पार्टी में
कि जब किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिलती हैं इलेक्शंस में, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर एक सिंगल पार्टी बनाते हैं। उस चीज़ को कोalition कहा जाता है। जैसे वे कार्टूनिस्ट में देख रहे होंगे TMK, TMC, DMK एंड CPM। तो इस तरीके से होता है कि वो मिलकर सारे एक पार्टी बना लेते हैं। लॉन्ग रन में जो पावर्स हैं इट मस्ट बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, जो उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को और सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ताकि ईजिली और स्मूथली काम हो सकेगा, उतना और बेटर वे में काम होता है। इसलिए कभी कभी पता है ये भी होता है कि किसी एक पार्टी को हराने के लिए 2-3 पार्टी मिलकर एक अलाइंस बना लेती हैं। जैसे सपोज करो कि अभी BJP एक मेन पार्टी है इस टाइम पर, जो पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन से जीतती आ रही है। तो 2-3 पार्टीज मिलकर एक अलायंस बनाएंगी कि इन्हें हराने के लिए, BJP को हराने के लिए। ठीक है, देयर इज़ अ फेयर चॉइस कि BJP हार भी सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से और पावर्स इस तरह ही डिवाइडेड होती हैं। तो किस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप्स में भी पावर शेयर होती है। कहते हैं डेमोक्रेसी में बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे ट्रेडर्स के, बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, फार्मर्स के और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के। जैसे अभी आपने पंजाब में लास्ट ईयर देखा होगा 2020-21 में किस तरह से फार्मर्स ने वो दिल्ली में स्ट्राइक कर रखी थी। वो फार्मर्स का इंटरेस्ट ग्रुप था कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, जो कुछ क्रॉप्स के प्राइजेस जो थे MSP सेट करने में प्रॉब्लम हुई, या और बहुत सारे इश्यूज थे। उन फार्मर्स को लगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सही किया या गलत किया, डेट इज़ ऑल्सो टॉपिक ऑफ डिबेट, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि प्रेशर ग्रुप्स का सेम काम यही होता है। ठीक है, और कभी कभार ये गवर्नमेंट कमिटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी। से प्रेशर ग्रुप्स को सिंपली जाने तो क्या है, बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइज होते हैं एक्टिवली प्रमोट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए कोई कॉमन इंटरेस्ट। जैसे आपने 2011 में इंडियन एंटी करप्शन मूवमेंट को में अन्ना हज़ारे जी को देखा होगा, जो उन्होंने बोला था कि भाई इंडिया को लड़ना है करप्शन के खिलाफ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक, जिसका नाम था ये पावर शेयरिंग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें इसको और शेयर भी करें, मतलब। और मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग वीडियो देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब भी करो। देखो सब्सक्राइब करते हो तो मेरी कोशिश रहती है कि फिर और ज़्यादा वीडियोस बनाएं और जल्दी बनाओ जितने सब्सक्राइबर्स होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो दूर तक पहुँचे, लोग देखें, जितना पसंद करें। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट में यही कहूँगा मैंने आई गेस अपने लास्ट वीडियो में यही कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा करूँगा। सो विल टेल यू सम क्वेश्चंस वर्बली। जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें 3-4 चीज़ें तो आपको सामने ही पता लग रही होंगी। मैंने बताया भी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर एक सवाल और पूछा जाता है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। 2 रीज़न लिखेंगे हम, प्रूडेंशियल और मॉरल रीज़न को अच्छे से लिखेंगे आप। यू कैन ईजिली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, और उसको लिख सकते हैं अपने नोट्स पे, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस का ध्यान रखना, अपने कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, अलायंस क्या होती है। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। कभी कभार बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस बताओ, तो आपने 3-4 पॉइंट्स लिख देने हैं उसमें अच्छे जो भी मैंने इस नोट्स वीडियो के नोट्स में रखे हैं। आप वहीं से एक स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सो और फर्स्ट 2 पार्ट भी देखो, जिसने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे इस वीडियो के वो भी जाके देखें। एंड उम्मीद करते हैं कि जो अगला वीडियो होगा वो मेरा एक हिस्ट्री का टॉपिक हम पिक करेंगे, एंड दैट मस्ट बी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन ओके, सो सी या। गौरव की पाठशाला, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।